This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, कल 58 पॉइंट लॉस के बाद आज भी हमने 94 पॉइंट का लॉस देखा है। उसकी एक ब्रॉड वजह तो ये है कि तेल की कीमत जो एक पीक पे गई है उसके बाद से फिर से थोड़ा नीचे आना शुरू हुई है। इसकी वजह से मार्केट में मिक्स रिएक्शन है। 94 पॉइंट कम होकर मार्केट हमारी 32,928 पे आ गई। 100 इंडेक्स 119 का लॉस है 30 में और 19,188 का लेवल। ऑल शेयर्स में भी 61 का लॉस, 22,591 का लेवल। 133 मिलियन का काम हुआ है और एडवांसिंग कंपनी 98, डिक्लाइनिंग 180, अनचेंज 22, टोटल 310। वॉल्यूम लीडर्स की बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक आज लीड कर रहा है 11.3, दीवान मोटर नंबर 2 है 10.3, बैंक ऑफ पंजाब 7.2, TRG पाकिस्तान 7.2, PIA 6.2। गेनर्स की बात की जाए तो यूनिलीवर फूड में 210 का इजाफा, मिज़ान रफ़ान मेज़ में 101 का इजाफा, मरी बेवरी में 37, एक्साइड में 17, मिचल्स में 9.8, लूजर्स इंडस मोटर कंपनी 39, एटलस बैटरी 23, पाक सुजुकी 21, एबॉट लेबोरेटरी 18, नेस्ले पाकिस्तान 18। कल ऑटो पॉलिसी आई जो कि हमारे हिसाब से तो बहुत ही बेनाइन सी पॉलिसी है। ये 5%, 10% वाला का रिडक्शन और एक जनरल सी बात कही है कि आप अगर नए प्लांट लगाएंगे तो हम आप पे ड्यूटी नहीं लेंगे। ये चीज़ें तो पहले से भी थी, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें, कोई ख़ास बड़ी बात। लेकिन इससे ऑलरेडी आपने देखा कि इंडस वाला के शेयर्स पे असर आ गया और इंडस के शेयर में अगर 39 का लॉस हुआ है तो ये कुछ भी नहीं है जितना ऑलरेडी इसमें गेन हो चुका है। 160 रुपये का ये शेयर था, 1200 तक का हो गया, उसमें से 39 का कटना या सुजुकी में 21 कुछ भी नहीं है। इसका इम्पैक्ट मतलब ये है कि ये ऑटो पॉलिसी से इनको इतना कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है और ये पॉलिसी कोई ख़ास पॉलिसी नहीं है। मार्केट अगर हम दूसरी दुनिया की बात करें, पहले आज ही की बात कर लेते हैं। आज के ग्राफ अगर आप देखें तो सुबह को मार्केट जो है बड़ी अच्छी बढ़ी, 153 प्लस पे जाने के बाद गिरना शुरू हुई है। इसका कुछ इम्पैक्ट ये भी हो सकता है कि जो ब्रसल्स में आज अटैक हुआ है एयरपोर्ट पे और मेट्रो पे, वो एक बहुत नेगेटिव चीज़ हुई है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस यूरोप में आ सकती हैं जनरली और मुसलमानों पे ख़ास तौर से, और शायद वो भी फैक्टर हो, लेकिन और फैक्टर्स भी हैं। बहरहाल माइनस पे ही मार्केट क्लोज़ हुई, थोड़ी सी जंप करने के बाद -145 से इम्प्रूव होके 98 पे बंद हो गई। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो हमें एक मिक्स सा ट्रेंड नज़र आता है। हमने नीके में बहुत ज़बरदस्त इजाफा देखा। नीके वो शेयर जो कि काफ़ी दिनों से नीचे ही आ रहा था, उसकी और बहुत सारी लोकल वजूहत हैं। और उसके बाद हमने हैंसंग में इजाफा देखा, नहीं हैंसंग में लॉस देखा 17 का, शंघाई में 19 का लॉस, सेंसेक्स में 61 प्लस, सिंगापुर भी माइनस। ऑयल की जो कीमत दिखाई जा रही है -0.17, 41.45, यानी उससे भी ऊपर जाके ये गिरा है। ये गैस की कीमत में 0.88 का लॉस है और 1.81 रुपीज़ डॉलर का हो गया। अगर 1.8 को अगर 104 से मल्टीप्लाई करें जो अभी हमारा रुपीज़ रेट है, तो जनाब 10 लाख क्यूबिक फुट गैस इस वक्त आपको दुनिया में मिल रहा है 200 रुपये का। और मैंने ट्विटर पे एक सवाल कर दिया, उस पर बहुत हंगामा हो गया कि मुझे कोई बताए कि जो 200 रुपये की चीज़ जिसमें 10 लाख क्यूबिक फीट मिलते हैं, उसको अगर मैं किसी तरह ले आऊँ, उसको पानी की शक्ल दूँ, कश्ती पे चढ़ाऊँ, कराची में लाऊँ, फिर से गर्म कर दूँ, फिर से गैस बन जाए 10 लाख क्यूबिक फीट 200 रुपये का, वो आते आते 800 का भी हो जाए। तो ये बताइए कि सिर्फ 1 किलो गैस 67.5 पे आप कैसे बेच रहे हैं कराची में। और उससे भी हैरत की बात यह है कि लाहौर में कराची से सस्ता बिक रहा है, 41.9 का बिक रहा है। तो मैंने ओगरा वालों से पूछा, प्राइम मिनिस्टर से पूछा है ट्विटर के ज़रिए कि बताइए कि ज़रा से एक्सप्लेन तो करें कि एक चीज़ जो कराची सिंध में गैस निकलता है, सिंध में LNG प्लांट है,
वहाँ सस्ता कैसे, यहाँ महंगा कैसे, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ओगरा। आप लोगों को याद होना चाहिए कि ओगरा वो इदारा, करप्ट इदारा जिसने 83 पे गैस बेचने की इजाज़त दी हुई थी गैस वालों को। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सो मोटो लिया तो पता ये चला कि सिर्फ 28 रुपये में इनको ये 1 किलो गैस मिलता है और उसको वो 83 पे बेचते हैं। और हमारे शोज़ में आके जो डीलर्स थे वो पता नहीं कॉस्ट प्रॉफिट पे प्रॉफिट 28 रुपये की चीज़ कंप्रेस करके बेचने में वो कहते थे कि हम तो 83 से कम नहीं बेच सकते। फिर वो 67 पे 0.5 जो आज आप इंजॉय करें 83 से 67, वो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है। चौधरी साहब को आप इसका शुक्रिया अदा करें। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ साउथ में इतने का, नॉर्थ में 41.5 का कैसे हो गया। व्हाट इज़ ओगरा, व्हाट डू दे डू, हाउ कैन दे एक्सप्लेन दिस डिफरेंस, दे कैन नॉट। ये अजीब व गरीब मुल्क चल रहा है, जिसको जो चाहे कर रहा है। बहरहाल इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को दावत की, वेरी एक्सपीरियंस बैंकर एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इमरान एच मियां साहब, इकराम एच मियां साहब। ये जो आज की कल की बड़ी खबर तो ऑटो पॉलिसी है, जिसने थोड़ा बहुत डज तो दिया है ये एग्जिस्टिंग वालों को। ये एग्जिस्टिंग वाले हमारे अपने एनालिसिस के मुताबिक बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं। एक गाड़ी इंडिया में नोनो के नाम से बिक रही है 666, टाटा वाले बनाते हैं सीसी, सिर्फ 1 लाख रुपए की है। यहाँ आके अगर 2.5 लाख की भी बिक जाए तो ये जो मेहरान 7 लाख की बिक रही है उससे बहुत बेहतर गाड़ी है वो। इसी तरह अगर आप मलेशिया में टोयोटा करोला को सर्च करें, 10-11 लाख की टोयोटा करोला मिल रही है, लेटेस्ट मॉडल जो है, यहाँ 20 लाख की मिल रही है। तो ये बेइंतहा इनकी कमाई है। और ये जो ऑटो पॉलिसी आई उससे इनको ख़ास कोई दंड नहीं पड़ा, तो 5% 10% कम करने से तो ये जो इतना बड़ा गैप है वो तो कवर नहीं हो रहा। ख्वाजा साहब कल कहते रहे जी हम आवाम का सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आवाम का? इतने सालों तक आपने 1980 से लेकर अब तक आवाम का क्या सोचा? तो ये जो लूटमार है ऑटो इंडस्ट्री में, तो इसके ऊपर कुछ आप कहेंगे कि इतना बड़ा गैप कैसे हो सकता है? बस हाउ कैन वी कॉल दिस इंडस्ट्री? ये ऑटो इंडस्ट्री जो है, चूँकि इसके अंदर जो मेन प्लेयर हैं वो सुजुकी है, होंडा है और सब चाइनीज, सब जापानीज ही हैं। तो उनकी बड़ी वेल इंट्रेंच्ड लॉबी है इन द गवर्नमेंट सर्कल्स में। और दूसरा आपने सही कहा कि इन गाड़ियों की कीमत यानी बड़ी हाई प्राइस पे ये बेच रहे हैं। दिस इज़ वाई इनकी कंपनियों के अगर आप प्रॉफिट्स देखें, इनके रिजर्व्स देखें तो वो बिलियंस में हैं, दे आर इन बिलियंस। और ये बहुत सारी जो गाड़ियों की पेमेंट है ये एडवांस में ले लेते हैं, यानी लाइन लगी होती है। और वो जो एडवांस है उसके अंदर भी कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं है कि यानी ऑल्दो दे गिव एडवर्टीजमेंट्स कि जी आप मत प्रीमियम पे करें, किसी को ये करें वो करें। तो इसमें अनोमलीज डेफिनेटली हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में गाड़ियों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम है। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो येन जब वीक हो गया था बहुत, तो कभी उसका 76 से गिर के 116 पे अभी खड़ा है। बहुत बड़ी सब्सटेंशियल डिक्लाइन है। तो इसलिए और स्टील की कीमत 30% घट गई है। तो हमने कोई रिडक्शन यहाँ देखा? आप कह रहे हैं कि अभी भी प्रीमियम है, पहले भी प्रीमियम था, चल रहा है। तो आई थिंक ये तो गवर्नमेंट को काम है कि वो इनको रेगुलेट करे इंडस्ट्री को सर्टेन वे कि जिससे कम से कम जो आम पब्लिक है उसको एक रीज़नेबल प्राइस पे, जहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी रीज़नेबल प्रॉफिट्स मिलें बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द लेबर कॉस्ट और जो उनकी फाइनल कॉस्ट है। और जो एंड कंज्यूमर है गाड़ियों का, चाहे वो मोटरसाइकिलें हैं, ऑटो इंडस्ट्री में सब कुछ आ जाता है, रिक्शा भी आ जाते हैं, आपकी सब चीज़ें। तो मासेस को फ़ायदा पहुँचाने में ही यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तो यही मकसद होता है ना कि वो आवाम के लिए काम करती है, ना कि किसी लॉबी के लिए काम करती है। और आवाम का इंटरेस्ट उसको सबसे ज़्यादा अहम होना चाहिए, ना कि ब्रीफ केस वालों जो अगर आपके ब्यूरोक्रेट्स वगैरह लेते भी हैं और आपसे कहते भी हैं तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड रिजेक्ट दैट एंड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द मासेस। जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब कल कहने की कोशिश अच्छी बात की उन्होंने, 5% 10% से तो कुछ नहीं हो रहा ना। यहाँ तो बहुत बड़ा गैप है जनाब, गैप तो बहुत बड़ा है। आपने क्या किया? अच्छा इकराम साहब, इसका क्या है इलाज? क्या है इलाज? गवर्नमेंट के पास क्या है? क्या वो डंडे लेके आए मारने के लिए कि आप टोयोटा की कीमत कम करो? नहीं, उसका इलाज ये है कि आप
रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो है ना वो कम कर दें, ताकि अगर 11 लाख 12 लाख में मलेशिया से टोयोटा कोरोला आना शुरू हो जाए तो इनको मजबूरन कम करना पड़ेगा। ये क्या रश कम हो जाएगा? नहीं, मसला ये है कि बात कह रहा हूँ आप दिस इज़ द ओनली स्टिक द गवर्नमेंट हैज़। अगर गवर्नमेंट बाहर से ऑटो इंडस्ट्री की गाड़ियों की मॉडल्स की यहाँ पे लॉ करे इंपोर्ट, उसके ऊपर ड्यूटी इतनी हाई हो जाती है कि वो फिर उसकी कीमत उसी का तो एडवांटेज ले रहे हैं ना ये। हाँ, बिल्कुल कि आप वहाँ अगर 11-12 लाख की है, उसके ऊपर आपने 200% ड्यूटी लगाया तो वही 20 लाख की हो गई। तो दे आर टेकिंग एग्जैक्टली द मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस विच दे कैन। तो अगर हम वो रेगुलेटरी ड्यूटी को नीचे ले आए जी बिल्कुल, तो वहाँ से 12 की चली, यहाँ अगर 14 की मिलेगी तो हम वो ले लेंगे, इनसे ना लेंगे। So they will be forced to bring down the price. Yeah. And they can do that because येन इतना सस्ता हुआ, अभी भी मेजर गियर और इंजन तो बाहर से ही आ रहा है ना। जी बिल्कुल। बाकी लोहा अगर 30% सस्ता हो गया है जो यहाँ बन रहा है, और यहाँ जो हमारी वेंडर इंडस्ट्री जो है बहुत सस्ते में इनको बना के सीट वगैरह दे रही है। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ियों में यूज़ होते हैं, कमोडिटी प्राइसेस तो पूरी वर्ल्ड वाइड ही नीचे गई हैं, तो उसका असर तो आप देखें आना चाहिए था ऑटो इंडस्ट्री पे भी, क्योंकि स्टील है, प्लास्टिक बहुत सस्ती हो गई। सही है, सस्ती हो गई। गाड़ी में क्या ज़्यादातर स्टील और प्लास्टिक ही होता है ना। बिल्कुल। तो और मैं बहुत सारे वेंडर्स को जानता हूँ जो उनको सीट और इस तरह की चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान बननी शुरू हो गई। हाँ, सब ये प्लास्टिक की हर चीज़ बन रही है डिलीशन प्रोग्राम के तहत। और वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है और बहुत सस्ते में वो दे रहे हैं। बिल्कुल, कोई हाई रेट नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि ऑटो इंडस्ट्री वाले जो हैं उनको कंज्यूमर का ख्याल रखना चाहिए और रीजनेबल प्रॉफिट्स मार्जिन। ट्रम्प साहब, यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेनी, नाज़रीन हम लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। Nazir, welcome back to PSX Hotline. Ikram Sahab, going back to auto policy, which should be the topic of intense debate today. आप ये कह रहे थे कि indeed these companies have been making huge amount of money, और उसकी आपको रिफ्लेक्शन भी बता सकता हूँ कि Toyota was 160 and now reached 1200, similarly or others. और आज हमने देखा कि थोड़ी सी इनको लगा के हल्का सा झटका पड़ा है, और वो जो रिडक्शन मैंने आपको बताया कीमतों में, वो टोटल 1200 के हिसाब से वो 40 रुपये कम होना कोई ऐसी बात नहीं है। इंडिकेटिव कि इंडीड दिस हैज़ रफल्ड देम ए लिटिल बिट बट नॉट टू मच, एंड दैट इनफ विल नॉट बी इनफ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट जो आना चाह रही है। बस देखिए, जब तक जो कोई भी पॉलिसी किसी भी सेक्टर की हो, जब तक वो प्रोग्रेसिव नहीं होगी, उसमें इन नए इन्वेस्टर्स को वेलकम नहीं किया जाएगा, इंसेंटिव्स नहीं दिए जाएंगे, तो देखें ना पूरी दुनिया में जो कैपिटल है वो हमेशा कहाँ जाता है? जहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अच्छे हैं, जिनकी करेंसी स्टेबल है, वो मुल्क जहाँ पे लेबर इज़ चीपर, जहाँ पे सिस्टम्स जो हैं आर उसमें बॉटल लेग्स नहीं है, हम कहते हैं वन विंडो ऑपरेशन। आई कुड नॉट सी एनी वन विंडो ऑपरेशन इन एनी सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट को अपनी जो 5 ईयर का जो प्लानिंग थी, जो जनरल यूब खान साहब के, प्रेसिडेंट यूब खान के ज़माने में शुरू हुई, तो आप देखें जो 1960 से 1965 जंग से पहले तक का प्लान था, उसने पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी उसको एक लीप की तरह सपोर्ट किया। तो हमें जब तक ये चीज़ हमारे ज़हनों में नहीं बैठेगी कि कंट्री कम फर्स्ट, अब जैसे बड़ा डिबेट हो रहा है आजकल अखबारों में कि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है अबाउट द लोन्स विच आर गोना कम, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो आएंगी, उसका क्या रेट होगा, क्या पे बैक पीरियड होगा, किस मद में वो चाइनीज़ जो हैं वो सर्विसेज का पैसा लेके जाएंगे, किस मद में उनकी जो मशीनरी आएगी वो लोन्स के ज़रिए ही पे होगी। तो नेट क्या हो रहा है कि जो लोन आ रहा है
वही सारा वापस जा रहा है चाइना। यानी आपने कहा जी हम ये इतने 1000 मेगावाट के प्लांट्स लगेंगे, उसका इतने बिलियन डॉलर का खर्चा होगा, तो वो प्लांट्स कहाँ बनेंगे? चाइना में। तो वो लोन जो है चाइना अपने मैन्युफैक्चरर्स को दे देगा। अच्छा, उनकी जो सर्विसेज हैं, उनके ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर आएंगे जो आके प्लांट लगाएंगे, करेंगे, वो उनके साथ उनकी लेबर आएगी, उनकी इंजीनियर्स आएंगे, तो वो सारे का सारा जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो तो सारी की सारी उधर ही वापस चली जाएगी। जैसे अमेरिकन भी यही करते थे। हाँ, यस, अमेरिकन भी 75-80% वो वापस ले जाया करते थे, ओनली नेट 20% होता था। तो प्राइमरीली ये जो लोन्स आएंगे तो इसकी क्या शराइत है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पे बैक पीरियड क्या है, ग्रेस पीरियड है नहीं है, कुछ नहीं पता। ये तो स्टेट बैंक को भी नहीं पता। हाँ, स्टेट बैंक के गवर्नर कह रहा है, गवर्नर स्टेट बैंक ने खुद उन्होंने एक बयान दिया था कि जी उनको भी इसका अभी तक कोई तो क्यों इतनी सीक्रेसी रखी जा रही है? जरूर इसमें कोई ना किसी का फायदा होगा। ये है कि अगर वो लोन्स की जो शराइत है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स आर नॉर्थ ऑफ 10%, तो उसकी जो सर्विसिंग है इम्पॉसिबल हो जाएगी 40 बिलियन अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। 40 बिलियन डॉलर के करीब तो पक्का लोन है। तो 40 बिलियन डॉलर की अगर इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उनको आपने 10, 12, 14, 15% के करीब देने हैं, तो वो तो दुनिया में कोई रेट ही नहीं है सर। आजकल तो भाई नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो क्या हमारे पास नेगेटिव के बजाय आप उसको दे देंगे 10%? क्या शायद ऐसे ही होगा। आई डोंट नो। अगर चाइना को अगर इस नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में पाकिस्तान में 46 बिलियन लगाने का मौका मिल रहा है, इवन एट 10%, तो उसका मतलब दैट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल। हमारे पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं होंगे कि हम अपनी करेंसी जो है उसको सेव कर सकेंगे और हम ये लोन की रीपेमेंट कर पाएंगे, तो डिफ़ॉल्ट हो सकेंगे आगे जाके, यू नो, अनलेस कि आपकी जो ग्रोथ रेट है अपना जीडीपी वो 8%, 9% के करीब पहुंच जाए, तो देन देयर मे बी पॉसिबिलिटी। अच्छा, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो अब डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। क्यों? आपकी करेंसी जो है वो एक तो ओवर वैल्यू है, पाकिस्तान करेंसी। पूरी दुनिया में करेंसी अब डॉलर फिर वीक हुआ थोड़ा बहुत, यू नो, अदरवाइज काफी सारी करेंसी जो है वर्ल्ड वाइड डॉलर सभी गिरी है, सारी। इंडियन रुपी गिरा, रिंगित बहुत घट गया था, आपका थाई बात घट गया था। ये सारी एक्सपोर्ट ड्रिवन कंट्रीज हैं। ब्राज़ील और वेनेजुएला वाला तो बहुत नीचे है सब। तो हाउ कैन पाकिस्तान बी competitive इन एक्सपोर्ट प्राइस ऑफ इट्स कॉटन मेड अप्स, कॉटन टेक्सटाइल, क्लोथिंग्स आपकी हैं, यू नो, हाई वैल्यू एडेड आइटम्स हैं। तो आई थिंक कि हमें अपनी पॉलिसीज़ को, गवर्नमेंट को रिव्यू करना होगा कि पॉलिसीज़ वो हों जो मुल्क की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, उनको कम नहीं करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है इस मुल्क का कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट टारगेट्स को बजाय ऊपर की तरफ लेके जाती, अब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रिव्यू करे और अपना जो डिवैल्यूएशन है रुपये की थोड़ी बहुत क्रीपिंग वे में करे, यू नो, ताकि रुपये एक सर्टेन लेवल पे आके। ख्याल में क्या रेट होना चाहिए इस वक्त? मेरा अपना ख्याल है कोई रेट 114-15 करीब होना चाहिए रुपये। अच्छा, सो वी आर ओवर वैल्यू टू दैट एक्सटेंट। बिल्कुल। और रिसेंटली और थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ। इंडियन रुपये डिवैल्यू हो गया, आपका श्रीलंकन रुपये डिवैल्यू हो गया, इवन बांग्लादेश टका जो बड़ा स्टेबल रहा वो भी डिवैल्यू हुआ है, रिंगित बहुत बुरी तरह से डिवैल्यू हुआ, यू नो, थाईलैंड थाई बात। ये तो अब चूँकि फेडरल रिजर्व ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो इस साल में सिर्फ टू टाइम्स दे विल इंक्रीज द रेट्स। अच्छा, जो एक्सपेक्टेड था कि हर 2 महीने के बाद ये रेट बढ़ेंगे, स्लो कर दिया, तो स्लो कर दिया, क्योंकि यूएस इकॉनमी भी जो है वो भी उसके अंदर मिक्स जब आते हैं रिजल्ट्स, इंडिकेटर्स, तो वो फेडरल रिजर्व खुद ही घबरा जाता है कि अगर मैं रेट बढ़ा दूंगा, ये नहीं हो के ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाए। तो आई पर्सनली थिंक कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्टर्स हैं। अब देखिए ना, ऑयल प्राइस भी जो है $41 के ऊपर आ गई है, $27 टच करके, तो ये वहाँ से $14 बढ़ गई, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 50% इंक्रीज फ्रॉम द बॉटम। तो अब क्या है कि अब आपके जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो जब रिव्यू होंगी नेक्स्ट मंथ में, तो एक छोटा सा उसके अंदर इंक्रीज डेफिनेटली आएगा। 3.5 रुपये की बात हो रही है। हाँ, तो वो नेचुरल है, क्योंकि आपने 27 का रेट देखा ब्रेंट का,
और अब वो 41-25 के करीब चल रहा है। तो इसलिए दूसरा जो है मैं समझता हूँ कि एग्रीकल्चर का शोबा जो है उसको तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में। किसी ने मैं कभी नहीं सुना कि हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है कोई बड़े वेल नोन लोग लगे हुए हैं, कोई वो लाइम लाइट में आते हों, कभी सुना ही नहीं, कभी उनकी ना कभी उन्होंने पिक्चर देखी है ना, मुझे तो उनका नाम ही नहीं पता कि हु इज एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हालांकि इतना बड़ा सेक्टर है। फूड मिनिस्टर नहीं। वी आर एग्रीरियन सोसाइटी, हम तो जरी मुल्क हैं। तो ज़राअत से ही जो भी इंडस्ट्री डेवलप होनी है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऐसा ऐसा अब क्रम्बल कर रही है नीचे की तरफ, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। क्यों? एनर्जी नहीं थी पाकिस्तान में, बिजली की शॉर्टेज है, स्किल्ड लेबर नहीं है आपके पास, वो जज्बा नहीं है लोगों में मेहनत करने का, काम करने का। तो आपकी प्रोडक्शन जो है लेबर की वो बड़ी कम है। आपकी पर एकड़ यील्ड जो है इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द रीजन। इंडिया की हमारे से is mainly because of the bad seed which we use and other technology. No, बस no government bothers to take care of कि हम जो है एक 70% people still live in rural areas। हमारी जो बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, इंडियन पंजाब छोटा है हमारे से, वो पूरे इंडिया के लिए प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। तुम्हारे पास इतना बड़ा पंजाब, और इस पंजाब ने कोई एग्रीकल्चर में कोई वो अचीव नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। ये मीटिंगें होती हैं, कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो उसका हासिल कुछ नहीं है, रिज़ल्ट कुछ नहीं है। तो जब तक आई थिंक वी शुड गेट होल्ड ऑफ दोज कंट्रीज़ एक्सपर्ट्स जो छोटी छोटी कंट्री हैं और वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं अनाज। तो इस पर सबसे अच्छे बताऊँ, हमारा दुश्मन है इज़राइल। यहाँ पानी कतरे कतरे आता है, बिल्कुल एक ही दरिया है जो टर्की से थोड़ा सा निकल के जॉर्डन होते हुए कतरे कतरे, वहाँ एक कतरे को 16 कतरे में कन्वर्ट करके वो जो जड़ होता है ना उसके ऊपर छोड़ते हैं थोड़ा सा, और वो एक कंप्यूटर से मैनेज होता है अकॉर्डिंग टू हीट एंड एवरीथिंग, दैट्स रिलीजेस वाटर। तो बिगेस्ट वन ऑफ द बिग एक्सपोर्टर्स ऑफ वेजिटेबल, बिग एक्सपोर्टर ऑफ फ्लावर। दूसरा देखें ना, इन अ डेजर्ट सोसाइटी में जब तक आप छोटे तबके के लोग जो बेचारे हैं, जो छोटी जॉब्स कर रहे होते हैं, गरीब हैं, वो किसी की इनकम 10,000 भी नहीं है, 12,000 भी नहीं है, 4-6 बच्चे हैं, तो आप उनके लिए सोसाइटी में क्या कर रहे हैं? क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हम ये कर रहे हैं? सर, मैंने आजकल एक आर्टिकल लिख दिया, उस पर बहुत डांट वाट पड़ रही है, धमकियाँ आ रही। मैंने लिंक्डइन पे एक आर्टिकल लिखा कि आप अगर आटे की बात करें, 22 रुपये का गंदम पूरी दुनिया में बिक रहा है। हमारे यहाँ VIPs से 33 रुपीज़ में गवर्नमेंट ख़रीदती है, और उसके बाद जो है वो somehow or the other with everybody making lot of money, 50 रुपये के करीब है, 50 रुपये का आटा बिक रहा है। बहुत 22 रुपये की चीज़ 50 में बिकती है, इसका मतलब बाकी 1 रुपये तो पीसने का लगा दीजिए, ठीक है। What how can you do that? आप जो पुअर आदमी की बात कर रहे हैं, चीनी पूरी दुनिया में आप वाफर, अभी आप गूगल पे जाएं, लिखें कि 37 में बड़ी एक्सेस, उसकी गिरने की एक वजह ये भी हुई कि ब्राज़ीलियन करेंसी ड्रॉप्ड हेवीली एंड दे आर द एक्सपोर्टर्स ऑफ, आप लिखें कि ब्राज़ीलियन वाइट शुगर 37 रुपीज़ का आपको ऑफर आ जाएगा फ़ौरन, FOB कराची। रेस्ट इज़ ऑल गवर्नमेंट पॉलिसी। इसी तरह अगर आप बात करें दूध की कीमत की सिचुएशन ये हुई साहब कि 6,000 मिलियन लीटर 6 बिलियन से घटते घटते 6 मिलियन, वो घटते घटते 2270 पे आ गया है। उससे भी नीचे गया था, 2200 पे आ गया था, अभी 2070 पे 270। तो उस हिसाब से दूध की कीमत 22 रुपये बनती है अगर इंपोर्ट कर ली जाए। यहाँ बड़े आसानी से उसको 25 रुपये बेचा जाता है इफ़ गवर्नमेंट डजंट वांट टू टेक एनी इनकम। अगर हम डिक्लेयर करें कि आटा इज़ एन एसेंशियल इमरजेंसी मैटर फॉर द पुअर टू सर्वाइव, चीनी इज़ एन इमरजेंसी आइटम फॉर द पुअर टू सर्वाइव टू गेट सम न्यूट्रिशन। आपको पता है गांव में कैसे लोग रोटी खाते हैं? चाय के साथ खाते हैं ना, उसका एक कंपोनेंट दूध भी है। बिल्कुल, आपको याद होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर में और चीनी, दूध 22 रुपये की 25 रुपये की मिल जाए, चीनी 37 की मिल जाए, 40 की मिल जाए और 25 का आटा मिल जाए, तो आप सोचिए कि गांव वालों की हालत कितनी इंप्रूव हो सकती है। नॉट ओनली वो, लेकिन आप देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, जैसे मुख्तलिफ कमोडिटीज़ हैं,
उसके लिए प्रॉपर सेंटर्स होने चाहिए। आपको याद होगा जब पाकिस्तान बना था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में तो अंग्रेज़ जो थे यहाँ पे रूलर थे, तो उन्होंने सिविल सप्लाई ऑफिसर्स हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट कर दिए थे जो सारे हर चीज़ फूड को कंट्रोल करते थे। फूड, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, आपका जो कोयला था जो यूज़ होता था फैक्ट्रियों में, खाने पीने की सारी चीज़ें जो थी वो सिविल सप्लाई ऑफिसर कंट्रोल करता था। अच्छा। एंड ही वुड डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और वो एंड द प्राइस वुड बी कंट्रोल होती थी। अच्छा। हर एक को कोटे के लिए मिलता था। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान बनने के बाद कुछ भी नहीं है ऐसा। ये जो कोटा सिस्टम था, डेपोज होते थे जहाँ से राशन कार्ड होते थे प्रॉपर। कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं रहा। गवर्नमेंट ने कोई 25 रुपए की 50 रुपए बेचे, नोबडी इज देयर टू आस्क। गवर्नमेंट ने अपना हाथ उठा लिया ना। गवर्नमेंट उठा लिया। जरा गरीब गुरबा लोग चीनी 37 के बजाय 64 का बेचता, बेचे, हमें हिस्सा कुछ दे दे उस पे। अब यूटिलिटी स्टोर पे भी बड़ा थर्ड क्लास किस्म की चीज़ें आती हैं और कोई उस पर 64 रुपए का है चीनी यूटिलिटी स्टोर पे, बाहर शायद और महंगा होगा। बिल्कुल। हम साहब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, बात हमारी बहुत सी रह गई और बीच में कुछ कट भी हो गया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू दिस टॉकिंग ऑन, वी शुड टॉक, इट्स आवर ड्यूटी टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स विच इज़ अफेक्टिंग द मासेस। ये अल्लाह और रसूल की तरफ से हम पे फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल। इस पर अगर हम बात ना करें, ये डर जाए कि हुक्मरान नाराज़ हो जाएगा या आटा बेचने वाला नाराज़ होगा, चीनी बेचने वाला नाराज़ होगा या दूध बेचने वाला नाराज़, तो ये हमारे लिए इसलिए मैंने फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जिक्र किया। है ही नहीं कि वो कहाँ है, नोबडी देयर, कोई है नहीं है, मगर जनाब हिस्से सबको मिल रहा है। अच्छा, इवन प्रोविंसेस में भी यही हाल है। नहीं है, कुछ भी नहीं। चारों प्रोविंसेस में मैंने कभी नहीं सुना कि कोई फूड का मिनिस्टर गया है, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर गया है, कोई उसने फार्म को देखा है, कोई डेयरी फार्म के इफ्तिताह किया हो। नथिंग। दिस इज द एपैथी ऑफ द। ऐसा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। पहले हमने डिटेल में ऑटो पे डिस्कशन की और अब जो है हमने और आइटम्स को भी डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इससे कोई फ़ायदा होगा। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।